चलो देन नेक्स्ट चैप्टर एग्जिम्पशन। तो देखो पूरे एग्जिम्पशन चैप्टर में, है ना, पूरा एग्जिम्पशन चैप्टर कितनी सारी सर्विसेज है और पूरे एग्जिम्पशन चैप्टर में एक सर्विस में अमेंडमेंट आया और बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट, राइट। चलो बता दो फटाफट, है ना। फील गुड किया करो ये सब चीजों को, आप जितना फील गुड करोगे, अरे एक ही अमेंडमेंट पूरे चैप्टर में, तो खुद को ही आपको समझाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वैसे बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है टैक्स पढ़ते समय, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत डिफिकल्ट है टैक्स पढ़ना, बार बार वही चीजें, अमेंडमेंट्स, परेशान हो जाते। तो खुद को फील गुड किया करो ऐसे समय, राइट। तो देखो, तो ये लीजिंग सर्विस जो थी 75 नंबर की, अपफ्रंट अमाउंट याद है आपको। चलो मैं पूरा बता देता हूं, पहले इसका बैकग्राउंड क्या था और फिर अमेंडमेंट क्या है वो बताता हूं। देखो, अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को कोई गवर्नमेंट लाइक लेट्स से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोई जैसे महाराष्ट्र में हमारे इधर MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो ये MIDC ने कोई इंडस्ट्रियल यूनिट को प्लॉट ऑफ लैंड लीज पे दिया, दैट टू अ लॉन्ग टर्म लीज, लेट्स से इट शुड बी मोर देन 30 years, राइट, 30 साल के ऊपर के लिए। और उसके बदले में वो जो एंटिटी है वो MIDC को लीज रेंट पे करती, अपफ्रंट अमाउंट पे करती, याद आ रहा है आपको। तो वो अपफ्रंट अमाउंट जिसको हम सलामी कॉस्ट या बहुत सारे नामों से पुकारते थे, लाइक वहां पे दिया देखो, प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस एंड सो ऑन। तो ये जो अपफ्रंट अमाउंट है, ये अपफ्रंट अमाउंट पे GST एग्जेम्प्ट है, वेदर दैट अपफ्रंट अमाउंट इज पेड एट वन स्ट्रोक और इन इंस्टॉलमेंट, तो उसके ऊपर GST क्या था, एग्जेम्प्ट। तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या अदर एंटिटी, यहां पे अमेंडमेंट है, अब ध्यान देना, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या तीसरा पॉइंट मैंने बोला अदर एंटिटी। अब पहले यह था कि ये अदर एंटिटी भी, अगर अदर एंटिटी मान के चलो ये अदर एंटिटी है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये भी कोई प्लॉट ऑफ लैंड लीज पे देती है, लॉन्ग टर्म लीज पे, किसको, इंडस्ट्रियल यूनिट को। और इंडस्ट्रियल यूनिट जो इनको अपफ्रंट अमाउंट देगा, इसके ऊपर GST नहीं लगता था, प्रोवाइडेड ये अदर एंटिटी में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक होना चाहिए था 50% और मोर, है ना, 50% वाला क्लॉज था। अदर एंटिटी में इट शुड बी मोर देन, और इट शुड बी 50% और मोर स्टेक ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नाउ ये 50% की जगह अब उन्होंने कर दिया 20% और मोर, बस इतना अमेंडमेंट है और कुछ कंडीशंस ऐड कर दिया। बस पहले तो ये ध्यान दो कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट या अदर एंटिटी जिसमें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक 20% या उससे ज्यादा है, वो अगर कोई प्लॉट ऑफ लैंड लॉन्ग टर्म लीज के लिए देता है और उसके बदले में जो अपफ्रंट अमाउंट पे किया जाएगा उसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है, राइट। तो बस ये 50 को 20% किया गया। देखो, अपफ्रंट अमाउंट कॉल्ड एज प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, डेवलपमेंट चार्जेस और एनी अदर नेम पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज, और लॉन्ग टर्म लीज क्या होती है, 30 years और मोर, ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लॉट और फॉर प्लॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस प्रोवाइडेड बाय कौन, स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जैसा मैंने बोला MIDC, और अंडरटेकिंग, और बाय द एंटिटी हैविंग 20% और मोर ओनरशिप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू द इंडस्ट्रियल यूनिट और डेवलपर ऑफ इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस। किसको देना है आपको, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को या फिर डेवलपर ऑफ इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस को। इन्हीं लोगों को अगर ये प्लॉट ऑफ लैंड दिया गया फॉर लॉन्ग टर्म लीज और इसके बदले में जो क्या मिलेगा आपको, अपफ्रंट अमाउंट, कॉस्ट, सलामी, डेवलपमेंट चार्जेस, वो पूरा का पूरा GST से एग्जेम्प्ट रहेगा। सिंपल। देन कुछ कंडीशंस इंसर्ट किया, तो लोग क्या कर रहे थे, देखो बहुत प्लानिंग लोग, मतलब बड़े मजेदार काम करते, जैसे देखो अब मैंने क्या किया, ये MIDC के प्लॉट्स वगैरह रहते हैं, बहुत कम रेट में लीज पे मिलते गवर्नमेंट से, ये जो MIDC से या फिर जैसा मैंने बोला कि
अदर एंटिटी जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 20 या 20% से ज्यादा, इसका रेंट जो है ना, लीज रेंट बहुत कम होता है। तो फिर लोग क्या करने लगे थे कि इसको एक इंडस्ट्रियल यूनिट बना रहे थे, वो इंडस्ट्रियल यूनिट एस्टैब्लिश पेपर पे एस्टैब्लिश कर रहे थे और ये लीज पे ले रहे थे 35 साल के लिए, 40 साल के लिए, 50 साल के लिए, लॉन्ग टर्म लीज पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब तो लेने के बाद कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उसके ऊपर कर ही नहीं रहे, कोई नया कार्यक्रम चालू कर रहे, है ना। मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिव गवर्नमेंट ये चाहता है कि भाई इंडिया की इंडस्ट्री ग्रो हो जाए, इसलिए आपको कम रेट में लीज रेंट पे दे रहे, और आप इंडस्ट्री के नाम पे उठा रहे और कुछ अलग कार्यक्रम वहां पे चालू कर रहे। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा भाई, तो हमने आपको जो पर्पस के लिए दिया वही पर्पस के लिए आपने यूज करना चाहिए, राइट। तो ये कंडीशन सब इंसर्ट किया। अच्छा, हमने बोल दिया और आपने कर लिया, ऐसा होगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये इंडियन जनता है भाई। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसके ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटर भी करते रहेंगे, एमआईडीसी या फिर अदर एंटिटी इसके ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटर भी करते रहेंगे, और अगर आप पकड़े गए, ध्यान से सुनना, अगर आप पकड़े गए कि आपने इंडस्ट्रियल एंटिटी के नाम पे लिया और उसके लिए यूज नहीं किया, तो फिर आपको पूरा टैक्स, ये अपफ्रंट अमाउंट पे जो जीएसटी है वो विथ इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ भरना पड़ेगा। और इसके लिए फिर आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा, राइट। तो देखो क्या बोलते, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशंस का इंसर्ट किया, द लीज प्लॉट शॉल बी यूज्ड फॉर द पर्पज फॉर विच दे आर अलॉटेड, जिस पर्पज के लिए अलॉट किया उस पर्पज के लिए यूज करना पड़ेगा। दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी इन एन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी इज इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न शॉल मॉनिटर, ये लोग मॉनिटर करेंगे, एंड इन्फोर्स द अबाउ कंडीशन एज पर द ऑर्डर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। ये मॉनिटर करते रहेंगे। फिर देखो क्या बोलता है, अब मान के चलो ऐसा भी होता है बहुत बार कि मैंने लेट्स से कि एमआईडीसी से प्लॉट लीज पे लिया और मैंने आपको सब लीज पे दे दिया, ये भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने लीज पे लिया और मैंने सब लीज पे दे दिया। अब इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है जो मैं आपको सब लीज पे दे रहा हूं। सब लीज मतलब मैंने किराए से एमआईडीसी से लिया और आपको मैंने वापस किराए पे दिया, दैट इज सब लीज, अगेन लॉन्ग टर्म। तो देखो इस पे भी जीएसटी एग्जाम पे अपफ्रंट अमाउंट पे जो मैं आपसे लूंगा। अब मुझे भी आपके साथ, मतलब आप के ऊपर मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या आप भी उसको बराबर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं और आप दोनों ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट, पेनल्टी। देखो, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ वायलेशन और सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ लैंड यूज ड्यू टू एनी रीजन, देखो कोई भी रीजन हो, कोई आपको माफ नहीं किया जाएगा, ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर द ओरिजिनल लेसर, ओरिजिनल लेसी as well as subsequent lessee or buyer or owner shall be jointly and severally liable to pay the central tax as would have been payable on the upfront amount charged for a long-term lease of a plot, but the exemption contained therein along with applicable interest and penalty. तो फिर ये सब पे करना पड़ेगा jointly and severally। तो लेसर, लेसी, सबलीज किया होगा तो सब लेसर, सब लेसी सब लायबल हो जाएंगे। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द लीज एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू द ओरिजिनल लेसर विद द ओरिजिनल लेसी और सब्सिक्वेंट लेसी और सब लेसी एज वेल एज द सब्सिक्वेंट लेसी और सेल एग्रीमेंट फॉर द लीज or sale of such a plot to a subsequent lessee or the buyer or owner shall incorporate the terms and condition to the fact that the central tax was exempted on a long-term lease of the plot by the original lessor to the original lessee subject to the condition that parties to the agreement undertake to comply with the same। ये एग्रीमेंट में जब आप एग्रीमेंट बनाएंगे तब ये एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा कि देखो भाई ये जो अपफ्रंट अमाउंट है इसको हम वही कंडीशन पे एग्जेम्प्ट कर रहे कि अगर फ्यूचर ये जो लैंड है ये आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करेंगे और अगर आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं करते हो तो जो भी टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट रहेगा वो ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होगा, सब लोगों को पे करना। तो ये अदर एंटिटी जो हमें दे रही है
है ना, अदर एंटिटी जिसमें 20% गवर्नमेंट और उसका स्टेक है वो लेसर हो गया, वो लेसी मतलब मुझे दे रही है, हम दोनों ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल, फिर मैं आपको सबलीज कर रहा हूं तो मैं और आप ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल, सब लोग इसके लिए लायबल रहेंगे अगर आप जिस पर्पज के लिए इस लैंड को लिया वो पर्पज के लिए आप उसको फुलफिल नहीं कर, मतलब वो पर्पज के लिए आपने वो लैंड यूज नहीं किया। ओके, सो ये 50% वाला क्लॉज 20% हो गया और एक कंडीशन इंसर्ट हो गया। बाकी एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी पढ़ा वही है, 50 का 20 हो। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, देखो बीडी एंड कंपनी इन विच स्टेट गवर्नमेंट सोल्ड 22% ऑफ द स्टेक। यस, मतलब अब बीडी एंड कंपनी की अगर कोई लैंड है और वो मुझे उसने लीज पे दी तो फिर अपफ्रंट अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगे क्योंकि 22% गवर्नमेंट का स्टेक। had given a plot of land on lease for 35 years to Splashjet Inc., an industrial unit for industrial activity, है ना, ये किसके लिए दिया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए। The Splashjet Inc. paid the upfront amount of 20 lakhs to MIDC की जगह आप BD कर दो, BD। State whether the GST would be applicable? No, of course not, GST would not be क्योंकि 20% स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है, 20% से ज्यादा। So any amount received by BD and company as upfront amount payable or paid in one or more installment provided the amount is determined upfront for a long term lease is exempt and hence 20 lakhs is not taxed। तो हर अमेंडमेंट पे ऐसे मैंने एग्जांपल्स दिया तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अरे ध्यान में आया, छोटा सा अमेंडमेंट था। The next guys, value of supply, right? बेटिंग, गैमलिंग, लॉटरी, याद आया कुछ? यस, तो बेटिंग गैमलिंग में तो कोई चेंज नहीं, लॉटरी के वैल्यूएशन में छोटा सा चेंज आया लेकिन वो आपके लिए फेवर का चेंज है, लॉटरी वाला। रूल 31A है ना, ये ऑप्शनल है कि आप ऐसे भी वैल्यूएशन कर सकते हो, याद है आपको, लॉटरी के केस, राइट? तो ये लॉटरी के केस में हमने दो चीजें देखी थी गाइस, एक था रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा था एथोराइज्ड बाय, है ना, रन और एथोराइज्ड। आपको पेज नंबर दिए, वहां पे पेज नंबर फटाफट आप निकाला करो, राइट? तो रन जो मेरे ओरिजिनल, मतलब जो मेरे लेक्चर्स पहले परचेस किए, ओरिजिनल स्टूडेंट मतलब, है ना। तो रन मतलब क्या कि जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोई लॉटरी की स्कीम चलाई और महाराष्ट्र में वो रन कर रहे, ऑर्गेनाइज किया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया उसको और महाराष्ट्र में रन करे। एंड दूसरा इज एथोराइज्ड। तो अगर ये रन बाय स्टेट गवर्नमेंट था तो पहले इट वाज 112 डिवाइडेड बाय 112 करते थे अपन, याद है आपको? तो क्या करते थे, फेस वैल्यू, चलो मैं बता रहा हूं वापस, फेस वैल्यू लॉटरी टिकट की, है ना, फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट और लॉटरी टिकट और प्राइस नोटिफाइड, प्राइस नोटिफाइड जो रहती थी, इसका भी एग्जांपल दिया, पहले सुन लो पूरा। जो भी आपकी फेस वैल्यू, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल लेते अपन, एक सेकेंड, हाँ चलो देखो, लेट से फेस वैल्यू है 100 रुपीज और वैल्यू नोटिफाइड है, नोटिफाइड लेट से 110 रुपीज, राइट? तो हम क्या करते थे रन वाले केस में, वैल्यू निकालना लॉटरी की, तो दिस इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, 110 और 100, तो पहले तो इन दोनों में से हाइयर देखते थे 110, तो इसकी वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 110 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, राइट? तो ये निकल जाती थी वैल्यू हमारी, याद है आपको? ऐसे करते थे अपन। और अगर एथोराइज्ड बाय रहती थी तो करते थे 110 डिवाइडेड बाय 128 128 इंटू 100, राइट? इन केस ऑफ एथोराइज्ड वाले केस। और रन वाले केस में ऐसा करते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने दोनों के लिए, मतलब चाहे वो एथोराइज रहे चाहे वो रन रहे, रन बाय द गवर्नमेंट रहे, वैल्यू इंक्लूसिव वैल्यू ही लेंगे लेकिन 128 का फॉर्मूला लगाए, 128 का, 112 वाला खत्म कर दिया। मतलब आपके लिए अच्छा हो गया, कुछ स्टूडेंट रन और एथोराइज में कंफ्यूज रहते थे, अच्छा किया गवर्नमेंट ने, हमारे लिए तो अच्छी बात है भाई, राइट? चलो, भारत माता की जय, हमारे काम की चीज आ गई तो भारत माता की जय। चलो देखो, तो देखो वहां पे क्या लिखा है, लॉटरी नाउ रन और एथोराइज्ड, है ना, रन बाय और लिख दो यहां पे, और एथोराइज्ड बाय, वैसे तो नीचे लिख के दिया आपको, रन बाय और एथोराइज्ड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट। देखो वैल्यू शॉल बी डीम टू बी, वैल्यू निकालना है क्योंकि ये वैल्यू जो रहती है इंक्लूसिव रहती है, इंक्लूसिव, तो वैल्यू क्या रहेगी, फेस वैल्यू ऑफ द टिकट
और प्राइस नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट विच एवर इज हायर, है ना, विच एवर इज हायर, फेस वैल्यू और प्राइस नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, इसको ये जो प्राइस विच एवर इज हायर रहेगी, ये दोनों का हायर, इसको इंक्लूसिव करेंगे आप 128 से, राइट। तो देखो एक एग्जाम्पल भी दिया, वही एग्जाम्पल जो पुराना आपके नोट्स में था। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ लॉटरी एंड सोल्ड 1 लाख लॉटरी टिकट्स, है ना, ध्यान देना, 1 लाख लॉटरी टिकट सोल्ड किया टू अ रजिस्टर्ड डील डिस्ट्रीब्यूटर लोकेटेड इन मुंबई। ओके, द फेस वैल्यू देखो क्या है, फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट इज 100 एंड द प्राइस नोटिफाइड इन ऑफिशियल गेजेट इज 95, और नीचे दिया एक्चुअल प्राइस, इससे कोई लेना देना दे, कट कर दो, गुमराह करने के लिए दिया, गुमराह करने, हमें सिर्फ दो से काम है, एक तो फेस वैल्यू से और जो प्राइस नोटिफाई की है ऑफिशियल गैजेट नोटिफाई, तो विच एवर इज हायर, क्या हायर है, 100 रुपीज, राइट। तो 100 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100, चल देखो प्राइस क्या थी, आंसर देख लो, रूल 31 स्पेसिफिक रूल है, वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट रन 100 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100 क्या, बिकॉज द फेस वैल्यू इज नोटिफाइड, फेस वैल्यू 100 रुपीज और नोटिफाइड 95, विच एवर इज हायर, ये वाली प्राइस लेंगे, तो कितना आता है देखो, चलो करो फटाफट, अगले पेज पे चले जाओ, वैल्यू कितनी आएगी 100, जो मैंने करके दिया अभी, 100 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100 वैल्यू, तो ये जो भी आएगा आपका कितना आया देखो, अच्छा कैलकुलेशन नहीं दिया, और ऐसे कितने लॉटरी टिकट है, 1 लाख, ये ध्यान में रखना, यहां पे गड़बड़ करेंगे, एक्सीडेंटल पॉइंट, ये भूल के आते हो, बस ये वैल्यू निकाल के चले आते हो, 1 लाख, ओके। ये 100 है इसलिए कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, ये 100 है इसलिए, लेट्स से ये 98 है, मान के चलो फेस वैल्यू 98 है, तो क्या करेंगे, बस ये फॉर्मूला लगाना है आपको, 98 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100, ये वैल्यू इंक्लूसिव निकालना है सिंपल, राइट। ये वही है गाइस, 100 डिवाइड, कुछ लोग, अरे अच्छा देखो, हाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो गए इसलिए बता रहा हूं, देखो 98 लिख दिया इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, कैसे भी करो एक ही आने वाला है ना, मैंने 98 के नीचे 128 लिखे, आपने 100 के नीचे जो ऐसा दिया है, यहाँ पे 100 के नीचे 120, कुछ लोग गड़बड़ हो गए, है ना, तो जो हायर है वो लो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120 इंक्लूसिव वैल्यू, तो टेंशन नहीं रहा, 112 का रन रहो, अथोराइज रहो, वो एक ही आने वाला। देन नेक्स्ट इज, देखो नेक्स्ट केस में, एक सेकेंड, हाँ चल, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड आईजीएसटी, ये दोनों चैप्टर मैंने एक साथ दिया आपको, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड आईजीएसटी, तो ये दोनों, क्योंकि वो अमेंडमेंट का इफेक्ट दोनों जगह गया इसलिए दिया मैंने, ओके। आई होप ये पिछला समझ में आ गया होगा आपके, इसको देख लो आप, फेस वैल्यू और नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, ये दो प्राइस में से हायर लेना है आपको, तो ये आ गई 100, राइट, यहां पे दिया ना, विच एवर इज हायर 100 लेना है, और इसको 100 डिवाइडेड बाय 120, इंक्लूसिव वैल्यू है, इंक्लूसिव, टैक्स कितना है 28%, इंक्लूसिव वैल्यू। देन प्लेस ऑफ सप्लाई और आईजीएसटी, ये दोनों जगह पैरेलल अमेंडमेंट है, इसलिए एक साथ दिए जाओ, ओके। देखो एक सेक्शन 13 थे, सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 याद है आपको, तो ये क्या था कि गवर्नमेंट के पास पावर है, अगर कहीं डबल टैक्सेशन हो रहा है, गवर्नमेंट हैज पावर, अगर कहीं डबल टैक्सेशन हो रहा है या कहीं टैक्स नहीं लग रहा है, तो गवर्नमेंट उन सर्विसेज को या उस गुड्स को नोटिफाई कर सकती है कि भाई ये गुड्स पे या ये सर्विसेज पे डबल टैक्स लग रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स ना लगाया जाए, या ये फलानी सर्विस है इसके ऊपर टैक्स ही नहीं लग रहा है, तो इसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, ऐसे नोटिफाई करने के पावर सेक्शन 13 में है, हमने देखा था ये बात, राइट।
प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बस उसी सेक्शन में सर्विसेज को ऐड किया है, 2 सर्विसेज ऐड हुई है, बहुत सिंपल सिंपल सर्विसेज है, एग्जांपल भी दिया है मैंने, देखो। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन of the supply of service or for uniform application of rules, government shall have power to notify the description of service or the circumstances in which the place of supply shall be the place of effective use or enjoyment of the service। तो वो देखेंगे गवर्नमेंट कि कहां ये सर्विसेज का इफेक्टिव यूज हो रहा है या ये सर्विस कहां एंजॉय की जा रही, वेयर दिस सर्विस हैज बीन एंजॉयड, और उसका इफेक्टिव यूज कहां पे, उसके चलते फिर उसकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड करें। अरे समझ में आया? तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन, हो सकता है टैक्स ही नहीं लग रहा है या डबल टैक्सेशन प्रिवेंट करने के लिए वो ये देखेंगे कि ये सर्विस का एंजॉयमेंट कहां पे, उसका इफेक्टिव प्लेस कहां है, और उसके वो मद्देनजर रखते हुए फिर वो सर्विस की टैक्सेबिलिटी और प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करें। ओके, तो बहुत सिंपल 2 सर्विसेज ऐड किए। तो पहली सर्विस है, देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस एंड सर्कमस्टांसेस। तो पहली सर्विस कौन सी, देखो, सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, लेकिन किस इंडस्ट्री में, देखो, रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ओनली, सिर्फ फार्मा से रिलेटेड है ना। तो सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर बाय अ पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। ऑफकोर्स यहां पे एक जो पर्सन रहेगा वो इंडिया में रहेगा, मतलब टैक्सेबल टेरिटरी में, और दूसरा पर्सन लेट्स से इन अनदर कंट्री यूएस, दैट इज अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सो वन पर्सन, सप्लायर और रेसिपिएंट, शुड बी इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड अनदर ईदर सप्लायर और रेसिपिएंट शुड बी इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो देखो, ये सर्विस जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इन रिलेशन टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर किसने प्रोवाइड की है? सप्लायर ने, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब मान के चलो आशीष या एक कंपनी ले लो इंडिया की कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेट्स से ग्रैन्यूल, राइट, ग्रैन्यूल्स कंपनी ने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया इन रिलेशन टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और जैसे ग्रैन्यूल्स इज अ सर्विस सप्लायर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, किसके लिए? दूसरे कंपनी के लिए, दूसरे कंपनी के लिए, किसके लिए? यूएस की कंपनी के लिए, राइट। तो देखो वो वहां से समझ में आएगा, देखो, सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर, कोरोना की दवा, बाय अ पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, राइट। तो अगर हमने कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है इंडियन एंटिटी ने, तो फिर इसके रिलेटेड ये जो सर्विस इंडिया से जा रही है, इंडिया से जा रही कहां? यूएस में सर्विस जा रही, राइट। तो दिस इज अ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, राइट, एक्सपोर्ट सर्विस। तो जो रेसिपिएंट का लोकेशन रहेगा, रेसिपिएंट का जो लोकेशन रहेगा वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। दिस इज प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। इसे एक्सपोर्ट सर्विस कंसिडर किया जाएगा, देयर बाय नो टैक्स वुड बी लेविएबल। लेकिन उसके लिए सप्लायर और रेसिपिएंट इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है ना, कि हम आपके लिए कोरोना की दवा का रिसर्च करवा रहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। तो देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शॉल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस। देखो रेसिपिएंट कहां का है? यूएस का। वेयर द इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट टेक्स प्लेस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। देखो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, कौन सी? मैंने बोला एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम अ टैक्सेबल टेरिटरी आर प्रोवाइडेड, देखो टैक्सेबल टेरिटरी से हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इट शुड बी एज पर बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड सर्विस रेसिपिएंट इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो जैसे ग्रैन्यूअल और यूएस की एक कंपनी, मान के चलो कौन सी, सिप्का है, सिप्का एक कंपनी, कोई भी नाम, सिप्का। तो ग्रैन्यूअल और सिप्का के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एंड सच अ supply of service fulfills all the conditions of definition of export except the condition provided in section 263, that is the place of supply of service outside India। तो ये place of supply of service की कंडीशन छोड़ के बाकी सब एक्सपोर्ट की कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जो हम ये सर्विस दे रहे, कौन सी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सर्विस एक्सपोर्ट सर्विस है, इसकी पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए।
तो ये किसका लोकेशन माना जाएगा? रेसिपिएंट का लोकेशन, एंड देयर विल बी नो टैक्स ऑन दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस इन रिलेशन टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। बहुत सिंपल। तो ये अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस इन रिलेशन टू, लेकिन कौन सी? ओनली फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ओनली फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ओके, तो फिर उस केस में आपको कोई टैक्स देने की, प्लेस ऑफ सर्विस क्योंकि, प्लेस ऑफ सप्लाई क्योंकि रेसिपिएंट का लोकेशन रहेगा 1313। ये गवर्नमेंट ने अपने पावर यूज की है ना, गवर्नमेंट ने पावर यूज की और इस सर्विस को स्पेसिफिकली इधर ला ली। दूसरी सर्विस देखो, सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑलिंग सर्विसेज इन रिस्पेक्ट टू द एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजन और अदर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स और पार्ट सप्लाइड टू द पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बहुत ही सिंपल। जैसे देखो एग्जांपल देता हूं, रादर एग्जांपल नीचे दिया भी आपको, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूं। देखो लेट्स से कि यहां पे एक इंडिगो करके, इंडिगो इंडिया की कंपनी, इसका एयरक्राफ्ट खराब हो गया। अब ये एयरक्राफ्ट इन्होंने कहां भिजवाया? कनाडा में भिजवाया, और कनाडा में है मिस्टर जॉन, कनाडा में है मिस्टर जॉन। अब ये इंडिगो ने जो एयरक्राफ्ट इधर भिजवाया फॉर किसके लिए गाइस? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भिजवा। राइट, ध्यान से सुनना, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए एयरक्राफ्ट वहां पे गया कनाडा में। अब हमें मालूम है कि अगर कोई गुड्स पे एक्चुअल सर्विस परफॉर्म हो रही है ना, एक्चुअल सर्विस गुड्स पे परफॉर्म हो रही है, तो फिर जहां वो गुड्स पे एक्चुअल सर्विस परफॉर्म होती है वो माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। एज पर सेक्शन 13.3 बोलता है कि जहां वो गुड्स पे एक्चुअल सर्विस परफॉर्म हो रही है वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया कनाडा, क्योंकि एयरक्राफ्ट रिपेयर के लिए वहां भेज दिया। अरे समझ में आ रहा है? एयरक्राफ्ट रिपेयर के लिए वहां भेज दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया कनाडा। तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा था। लेकिन गवर्नमेंट का ये इंटेंशन नहीं था भाई, अब ठीक है कि वहां रिपेयर मेंटेनेंस के लिए गया, लेकिन इसका टैक्स नहीं लग रहा था, प्लेस ऑफ सप्लाई क्योंकि कनाडा हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने इसको 13.3 में उठा के ला लिया और क्या बोल दिया कि भले आपका 13.3 जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, जहां पे एक्चुअल सर्विस परफॉर्म होती है वो माना जाता है, मतलब कनाडा, बट इस केस में, मतलब पर्टिकुलर ये सर्विस के केस में जहां मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट होता है, उस केस में हम रेसिपिएंट का लोकेशन मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शॉल बी अ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, है ना। 13.3 ओवरराइड करता है 13 ओवरराइड करता है 13.3 को, 13 ओवरराइड 13.3, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पावर है। तो गवर्नमेंट ने सर्विस यहां लेके आया और बोल दिया कि लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट, इंडिगो इज अ रेसिपिएंट, तो इसका सर्विस लोकेशन जो रहेगा रेसिपिएंट का वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब अब ये आ गया रिवर्स चार्ज में, है ना। रिवर्स चार्ज याद है आपको? यस, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हमने सर्विस को क्या किया? इंपोर्ट, और रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को टैक्स भरना पड़ेगा। दिस इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडियन एंटिटी ने बाहर से सर्विस ली, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, इंडिगो को रिवर्स चार्ज में भरना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज। अरे समझ में आया? तो देखो एक एग्जांपल भी मैंने दिया, देखो सपोज मिस्टर डंप ऑफ यूएस, ट्रंप नहीं रहे, डंप ऑफ यूएस प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट टू इंडिगो एयरलाइंस ऑफ इंडिया सेंड द एयरक्राफ्ट टू यूएस, है ना। हमने हमारा एयरक्राफ्ट भेज दिया वहां पे फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्टेट द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देखो नॉर्मली 13.3 क्या बोलता है? देखो, इन सच अ केस द प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 13.3 वुड बी द प्लेस वेयर एक्चुअल सर्विस ऑफ द गुड्स परफॉर्म, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी यूएस। बट सेक्शन 13.13 सेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट नॉन टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट इन इंडिया एंड हेंस इट शुड बी टैक्सेबल एंड इंडिगो इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। अरे समझ में आया? इसलिए मैं सभी एग्जांपल, हर अमेंडमेंट पे एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स से रिवर्स सिचुएशन कंसीडर करते हैं। रिवर्स मतलब क्या? कि अब कोई कैनेडियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट इंडिया के इंजीनियर के पास आया, आशीष द ग्रेट इंजीनियर इन इंडिया, इसके पास है एयरक्राफ्ट, है ना, कहां का? कैनेडियन एयरलाइंस का। तो अब क्या होगा? देखो,
वापस जहां पे एक्चुअल सर्विस परफॉर्म की जाती एयरक्राफ्ट की, है ना, वहां से एयरक्राफ्ट आ रहा है, हमने यहां पे सर्विस दिया उसको, तो यहां पे एक्चुअल सर्विस परफॉर्म की गई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा इंडिया। ध्यान से सुनना, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा इंडिया। बट जरा ध्यान से याद करो आप, 13.3 एज पर 13.3 प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी इंडिया, जहां पे एक्चुअल सर्विस परफॉर्म हो रही। बट एक प्रोविजो ऐड किया था 13.3 ने कि अगर ये कोई दूसरे कंट्री से हमारे पास रिपेयर मेंटेनेंस के लिए गुड्स आते और उसको हम रिपेयर मेंटेनेंस करके वापस भेज देते उसके कंट्री में, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट का लोकेशन माना जाता है। अरे याद है 13.3 में ये प्रोविजो था। अरे अदरवाइज तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया माना तो हम जीएसटी लगाएंगे, तो कैनेडियन एयरलाइंस या बाकी एयरलाइंस तो हमारे यहां कोई भेजेगा ही नहीं ना, क्योंकि हम एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे जीएसटी बोल के उनको। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर यहां पे सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस हो रहा है और ये एयरक्राफ्ट वापस उधर जा रहा है, तो फिर ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन मतलब 13.3 एप्लीकेबल नहीं रहेगा, और एज पर 13.2 जनरल रूल 13.3 उस केस में एप्लीकेबल नहीं रहता, प्रोविजो ने बोला था, और एज पर 13.2 फिर रेसिपिएंट का लोकेशन माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कनाडा वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई और वहां पे फिर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। तो देखो वही एग्जांपल नीचे दिया, लेट्स से मिस्टर अंबानी नहीं अंबाली provides the services of repair and maintenance of aircraft. Singapore Airlines of Singapore send the aircraft to India for repairs and maintenance. State the place of supply. तो क्या आएगा? तो नॉर्मली तो यहां पे इंडिया में सर्विस हो रही, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी इंडिया। बट अगर हम रिपेयर प्रोविजो टू सेक्शन 13.3 बोलता है कि अगर आप रिपेयर मेंटेनेंस करके वापस उसको सिंगापुर भेज दोगे, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर 13.2 हो जाएगा कौन सा? सिंगापुर। तो वही वहां पे लिखा है, हेंस दिस सर्विस इज नॉट टैक्स। पढ़ो फटाफट, सिंपल। ऐसे होता है यार, है ना। आप मेरे साथ हो तो कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं, तो बस इतना एक बार पढ़ लेने। देन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट्स, बहुत सिंपल, एक सेक्शन 17A न्यूली इंसर्ट किया आईजीएसटी में, वेयर एनी अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट to the electronic ledger of SGST or UTGST Act, the government may transfer, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफर टू द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी टैक्स इक्वल टू द अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन द मैनर एंड एट सच अ टाइम में बी प्रिस्क्राइब। तो देखो ये क्या है, बहुत सिंपल है, देखो मैं समझाता हूं आपको, ये आगे भी आएगा एक अमेंडमेंट इसी से रिलेटेड। देखो क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऐसा रहता है। आप जीएसटी के पोर्टल अगर लॉगिन करोगे ना, मैं दिखाऊंगा आपको, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, तो उसमें कैश लेजर में एसजीएसटी का अलग अमाउंट, सीजीएसटी का अलग अमाउंट और आईजीएसटी का अलग अमाउंट, राइट, ऐसे कैश लेजर में अमाउंट। अब एक गलती से क्या हो गया, मान के चलो कि हमें पैसा डालना था, लेट से हमें पैसा डालना था एसजीएसटी में, लेट से 10,000 रुपए एसजीएसटी में डालना था, बट हमारे अकाउंटेंट से गलती हो गया और उसने यहां पे पैसा ना डालते हुए आईजीएसटी के कैश लेजर में पैसा डाल दिया। रिचार्ज मारने जैसा होता है, तो उसने क्या कर दिया, गलती से आईजीएसटी में रिचार्ज मार दिया, जबकि रिचार्ज मारना चाहिए था एसजीएसटी में। तो अभी तो बड़ा मुश्किल हो गया यार। गवर्नमेंट ने पहले बोलता था कि ये जो अमाउंट अब आईजीएसटी में डाला आपने, ये अब यहीं पे रहेगा, ये और कहीं ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अब आईजीएसटी इज मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजीएसटी तो स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करता है। जैसे महाराष्ट्र का मैं असिस यू, तो फिर ये पैसा वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से आईजीएसटी के फंड से वहां नहीं जाता था, तो फिर उन्होंने अब क्या कर दिया कि ये अमाउंट आप शिफ्ट कर सकते हो, ये कैश लेजर से एसजीएसटी में या सीजीएसटी में या यूटीजीएसटी में कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते, और अकॉर्डिंगली फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, उसके पास आया हुआ फंड दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, और इसके लिए एक पीएमटी 09 करके फॉर्म फाइल करना, देखेंगे अपन डिटेल में देखेंगे। तो देखो, वेयर एनी अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट मतलब आईजीएसटी एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट, देन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल ट्रांसफर टू द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट का होगा या यूनियन टेरिटरी का होगा, उस यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के कैश लेजर से वो अमाउंट ट्रांसफर कर देगा स्टेट या यूनियन टेरिटरी। बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है। कैश लेजर से अब एक हेड से, एक मेजर हेड से, दीज आर कॉल्ड एज मेजर हेड्स, है ना,
एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, दे आर मेजर हेड. इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आर माइनर हेड. तो एक मेजर हेड से मतलब आईजीएसटी मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड्स में मतलब एसजीएसटी या सीजीएसटी में पैसा ट्रांसफर हो सकता है. तो अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करे. सिंपल. सो गाइज अमेंडमेंट्स आर वेरी सिंपल. आप बस ध्यान देते चलो और मेरे साथ बनो. आप, आई एम श्योर गाइज, आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगी. ओके.